मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय है मनु के सामाजिक विचार। मनुस्मृति में राजनीतिक विचारों का भी प्रतिपादन किया गया है, किंतु राजनीतिक विचारों की तुलना में मनुस्मृति को सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्वों आदि के विस्तार के साथ विवेचना की गई है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं। पहला वर्ण व्यवस्था और दूसरा आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा है और इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है, उसमें ब्राह्मण वर्ग को सबसे उच्च स्थिति प्राप्त है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ हैं तथा वे वेदों को धारण करने वाले हैं। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि प्रमुख कर्तव्य हैं इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना एवं लेना। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण के कर्म को निभा सकता है। मनु ने ब्राह्मण को मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रहने के साथ साथ तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठने का परामर्श दिया है। मनु ने ब्राह्मण का यह दायित्व बताया कि वह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखें और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्राह्मण जो है वो प्रत्येक स्थिति में आचरण की शुद्धता को बनाए रखें और धर्म के मार्ग पर चलें। इसी तरह वेदों का अध्ययन करें और अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराएं। उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है। दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना है और दान देना भी है। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए मनु ने इस बात पर भी बल दिया है कि उनके ब्राह्मणों के व्यवहार में निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता नहीं आनी चाहिए। ये उन्होंने ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्यों का वर्णन किया है मनुस्मृति में। फिर उन्होंने क्षत्रिय वर्ग का भी कर्तव्य उल्लेखित किए हैं और क्षत्रियों के जो प्रमुख कर्तव्य हैं वो बताए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। और इसमें सर्व प्रमुख जो दायित्व है
वो प्रजा की रक्षा करना है। क्षत्रियों का जो सबसे प्रमुख दायित्व है, कर्तव्य है, वो है प्रजा की रक्षा का कार्य करना। और प्रजा की रक्षा के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। और क्षत्रियों का यह भी कर्तव्य है कि वो व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करें और अपराध प्रवृत्ति के लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति को त्याग करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। और उन्होंने क्षत्रियों को ये कहा कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें। मनुस्मृति में वैश्य के भी कर्तव्य उल्लिखित किए हैं और ये बताया गया है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का जो कार्य है वो वैश्यों को करना है। और मनुस्मृति में लिखा गया है कि वैश्यों के जो प्रमुख कर्तव्य हैं वो हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना। इस तरह से कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्यों के कर्तव्यों में सम्मिलित है और उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। फिर है मनुस्मृति में शूद्र वर्ण के भी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शूद्र वर्ण का कर्तव्य है कि समाज के शेष जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना। मनु के अनुसार ब्रह्माणी दी तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कार्य बताया है। और उन्होंने ये मनुस्मृति में बताया है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना ही अपने कार्यों को करना है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया, वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों को भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना है। और उन्होंने लिखा मनुस्मृति में कि इनमें से किसी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं होगा। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान और क्षत्रिय को द्वितीय सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया। ब्राह्मण को सामाजिक जीवन का सर्वोच्च कार्य धर्म की रक्षा का कार्य सौंपा और क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा का कार्य सौंपा। इसी तरह से मनु ने जो है वो शूद्रों को समाज के अन्य वर्णों के समान स्वतंत्र और समान नागरिक का स्तर प्रदान नहीं किया। और मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया है और मनु दास के रूप में शूद्र को वेतन देना भी अनिवार्य नहीं मानते। मनु ने अपनी इस व्यवस्था में, इस समाज व्यवस्था में प्रत्येक कार्य का अपना विशिष्ट महत्व बताया है और तब वर्णों के प्रसंग में उच्चता और निम्नता के भाव को अपनाने का क्या औचित्य है, इस बारे में मनु के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य है सावयव समाज की रचना करना और सामाजिक एकता के भाव को जन्म देना। लेकिन जब वर्णों के बीच उच्चता और निम्नता के विचार को अपना लिया जाता है तब एकता का भाव जन्म नहीं लेता और वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह मनु ने स्त्रियों के बारे में भी बताया कि उन्होंने ये कहा
कि वैसे तो वो मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास करते हैं, लेकिन मनु ने यह बात पारिवारिक जीवन और कुल के संदर्भ में कही। मनु कहते थे कि जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। लेकिन मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते हैं। मनु स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्षधर नहीं है। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मंद बुद्धि वाली और कमज़ोर प्राणी है। अतः उन्होंने मनुस्मृति में यह लिखा है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहना चाहिए और वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनुस्मृति में स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबंध या विधान नहीं किया गया है और मनु का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे और समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है और जीवन के 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनु ने मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की और उसकी 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल और उसके बाद 25 वर्ष अनुभवों में आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम की तैयारी का काल। अंतिम 25 वर्ष संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या करना। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की 100 वर्ष निर्धारित की है और मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करे और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। अब हम मनु के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस दृष्टि से उसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझ लिया जाता है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। उसने मनु की जो धारणा थी वो राजा के दैवीय अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने का नहीं है, वरन वे तो केवल इस दृष्टि से राजा में देवत्व को आरोपित करते हैं कि राजा प्रजा के प्रति व्यवहार में अपने दैवी दायित्व को समझे और धर्म के अनुकूल आचरण करे। मीन्स वो देवता के समान प्रजा के साथ आचरण करे, उसके आचरण में कोई निरंकुशता विद्यमान न हो और वह प्रजा का पालन पोषण करे। इसी तरह से मनु ने संप्रभुता, राजधर्म तथा राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की उस समय विवेचना की जबकि पाश्चात्य दार्शनिक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, विदेश नीति, दूत व्यवस्था, युद्ध की नैतिकता आदि के संबंध में भी मनु ने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे इतने यथार्थ हैं कि यदि आधुनिक राज्य उन सिद्धांतों के आधार पर आचरण करें तो सच्चे अर्थ में जन कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति संभव है। और मनु की एक दिन यह है कि उन्होंने मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वधर्म पालन पर बल दिया। और मनु के जो विचार हैं उनको हम आदर्शवाद नहीं कह सकते, स्वप्निल विचार नहीं कह सकते। और मनु की जो राजनीति तो मानवीय धर्म पर आधारित है। मनु ने
मनु को मानव जाति के प्रथम विधिवेत्ता थे। उन्होंने मानव मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। और मनु द्वारा प्रतिपादित ये विधियाँ आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। प्राचीन भारत की दंड और न्याय व्यवस्था का आधार भी मनु के विचार ही है। मनु ने दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की विस्तृत विवेचना की। न्यायाधीशों की योग्यताओं, न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, अपराधों और दंड के वर्गीकरण आदि का व्यवस्थित विवेचन कर मनु ने एक पूर्ण न्यायिक दर्शन प्रस्तुत किया जो भारतीय न्यायशास्त्र में मनु का मौलिक योगदान है। इसी प्रकार मनु ने इस बात पर बल दिया कि गरीब जनता का कर का भार कम और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए। मनु द्वारा प्रतिपादित षाटगुण्य नीति, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में षाटगुण्य नीति, मंडल सिद्धांत आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और मनु का ये विचार बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए और राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अतिरिक्त राजनयिक और शांतिपूर्ण विकल्प अपनाए जाने चाहिए। मनु न केवल राजनीतिक चिंता के वरन उन्होंने संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया। उन्होंने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था प्रदान की है। आज भी यद्यपि शूद्रों और स्त्रियों के संबंध में भेदभाव पर आधारित मनु के विचार वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक हैं और अनुचित भी माने जा सकते हैं, किंतु इससे मनु के चिंतन का महत्व कम नहीं होता है। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यवहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से सिद्ध है कि आज भी मनुस्मृति को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है।